हेलो स्टूडेंट, संस्कृत विषय का ये पहला आपका वीडियो है और संस्कृत भी आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। तो आपको लगेगा कि संस्कृत हमें क्यों पढ़ना चाहिए, संस्कृत एक ऐसी भाषा है, यदि आप उसके बारे में कई चीज़ें जानेंगे तो आपको इस भाषा पे गर्व होगा। तो बिना भाषा के हमारा कोई भी कार्य नहीं होता। आज दुनिया भर में लगभग 6,900 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन भाषाओं की जननी कौन है? नहीं जानते ना? कोई बात नहीं, आज हम आपको दुनिया की सबसे पुरानी भाषा के बारे में बताते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत भाषा। इसे देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता। इस भाषा के वर्ण ऋषि और मुनियों द्वारा गहरे अध्ययन के बाद दुनिया को प्राप्त हुए हैं। यह दुनिया की सबसे पुरानी उल्लिखित भाषाओं में से एक है। अब इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य आप जानेंगे तो आप जानेंगे कि कितनी संस्कृत क्या चीज़ है। संस्कृत को विश्व की अन्य भाषाओं की जननी माना जाता है। दुनिया भर में सिर्फ संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो पूरी तरह से सटीक है। इसका कारण है कि इसकी सर्वाधिक शुद्धता। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए भी संस्कृत को ही सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। उसके अलावा हमारे देश में यह भाषा करीब 3000 वर्ष पूर्व बोली जाती थी। दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ पाणिनि ने लिखा था 500 वर्ष पूर्व। यह ऋग्वेद की भाषा है जो विश्व की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। इसकी सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता की सर्वश्रेष्ठता को सभी जानते हैं। संस्कृत अध्ययन करने वाले छात्रों को गणित, विज्ञान एवं अन्य भाषा सीखने में बहुत आसानी होती है। संस्कृत भाषा नहीं विचार है, संस्कृति ये संस्कार है। नासा का कहना है कि 6th और 7th जनरेशन सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर आधारित होंगे। कहा जाता है कि अरबी को कंठ से, अंग्रेजी को होंठ से, किंतु संस्कृत में वर्णमाला के स्वरों को आवाज़ के आधार पर बनाया गया। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, माने क वर्ग के क ख ग घ अंगा, ये वाले वर्ण। संस्कृत उत्तराखंड की आधिकारिक राज्य भाषा है। अरब आक्रमण से पहले संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा थी। कर्नाटक के मशहूर मट्टूर गांव में आज भी संस्कृत बोली जाती है। संस्कृत बोलने से कई रोगों से मुक्ति भी मिलती है। इससे स्मरण शक्ति का विकास भी होता है। स्पेस में सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि स्पेस में संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाते हैं और भाषाओं के वाक्य उल्टे हो जाते हैं, लेकिन संस्कृत उल्टे होके भी सीधे होती है। इसका जिसको जो कि उल्टा यदि आप वाक्य बनाएंगे तो भी उसका अर्थ नहीं बदलता है। जैसे यदि हम बोले अहम गृहम गच्छामि और गच्छामि गृहम अहम, मतलब पहला वाक्य है अहम गृहम गच्छामि और गच्छामि दूसरा वाक्य है गच्छामि अहम गृहम, जस्ट अपोजिट है। लेकिन क्या है, दोनों का अर्थ सेम है। चाहे उल्टा बोलो चाहे सीधा बोलो, उनका अर्थ सेम निकलता है एकदम। शब्द के समानार्थी शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। इस संस्कृत में समानार्थी शब्द सबसे अधिक हैं। हाथी शब्द जो है जिसके कि 100 से अधिक समानार्थिक शब्द हैं। यह मैंने इसलिए बताया कि इस भाषा को पढ़ने के या सीखने से पहले हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। ये सारे तथ्यों को सुनकर आपको इस भाषा पर गर्व महसूस होगा। अब मैं आपको शुरू करती हूँ ये संस्कृत वर्णमाला से। किसी भी भाषा को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके वर्णमाला सीखनी पड़ती है। जैसे कि आपने हिंदी सीखी, जब हिंदी पढ़ना शुरू किया तो आपने क्या सीखी, उसकी हिंदी की वर्णमाला सीखी। इंग्लिश के लिए आपने अल्फ़ाबेट सीखा। उसी तरह से संस्कृत के लिए सबसे पहले हम संस्कृत की वर्णमाला सीखेंगे। अब संस्कृत में की वर्णमाला किसे कहते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। वर्णों के समूह, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला के 2 भाग हैं,
स्वरा व्यंजनानी। स्वरा को हम लोग कहते हैं वॉवल्स और व्यंजनानी मतलब कॉन्सोनेंट्स। स्वर क्या होते हैं? ये स्वर जो होते हैं उनकी ध्वनि स्वतंत्र होती है, लेकिन व्यंजनानी व्यंजन कैसे होते हैं? व्यंजन में स्वरों का समावेश होता है, स्वर से मिलकर व्यंजन बनते हैं। ठीक है, पहले हम स्वर देखेंगे संस्कृत के कितने स्वर होते हैं। अ आ, इ ई, उ ऊ, री री, ये संस्कृत में ही यूज होता है। री, ये भी संस्कृत में ही यूज होता है। ए ऐ ओ आओ, और ये अंग जो है वो अनुस्वार है। आहा जो है ये विसर्ग है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग व्यंजन पे आते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन, अब इनकी गिनती पहले हम लोग गिन लें कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने स्वर हुए? 13। कितने स्वर हुए? 13 स्वर होते हैं। और उसके अलावा ये आ अंग और आहा ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। अब हम लोग व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, और ये संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। चलिए अब हम व्यंजन के बारे में जान लें। व्यंजन जो होते हैं वह उसमें स्वरों का समावेश होता है। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिसमें वायु मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? क वर्ग, क ख ग घ अंग। च वर्ग, च छ ज झ इया। फिर ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। फिर त वर्ग, त थ द ध न। प वर्ग, प फ ब भ म। ये स्पर्श व्यंजन कितने हुए? 25। 1 2 3 4 5, और ये 5, ये 5, ये 5, 5 बार 5 हुए 25। कितने हुए ये? 25। ठीक, अब हम लोग आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? इनमें जो होता है कंठ, वायु जो होती है कंठ, जीभ और तालु तीनों का स्पर्श होता है। ये हैं य र ल व। इसके बाद ये ऊष्माण व्यंजन होते हैं। ऊष्माण व्यंजन में क्या होता है कि मुख के से ऊष्मा निकलती है। ये होते हैं श श स हा, श श स हा। अब ये है संयुक्त व्यंजन। ये जो है संयुक्त व्यंजन है। ये इसमें क्या होता है? 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे श, छत्री वाला श, क श अ, क प्लस श प्लस अ, त्र, त प्लस र प्लस आ, त्र, ज्ञ, ज प्लस इय प्लस आ। ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अब आपने जान लिया होगा कि ये संस्कृत की वर्णमाला है। ये पूरी हिंदी की तरह हिंदी लिपि में है, देवनागरी लिपि में है। इसमें बस इसमें 2, हिंदी में ये वाले 2 नहीं होते हैं, 2 वर्ण नहीं होते हैं, और इस संस्कृत में ये 2 वर्ण होते हैं। इसमें बस ये अंतर होता है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी मिलेंगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब आप लोग अपनी कॉपी में इसे लिख लेंगे। ठीक है, बाय।